हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज मैं आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ का पहला पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा फर्स्ट बुक हमने लास्ट पार्ट में कवर कर ली थी। अब हमारी फर्स्ट बुक ख़त्म, अब हम आते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ पे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, मैं लिख देता हूँ पार्ट 1। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज सबसे ईजी टॉपिक है। आप पूरे 12th क्लास के जितने भी सब क्लास वो जितने भी चैप्टर्स है सबको उठा कर देख लो, सबसे इजी आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है। ठीक है, तो आज इसको स्टार्ट करते पहले हम थ्योरी से, और आगे आते आते क्लासेस में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। बहुत बहुत फन है इसके अंदर। ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के इंट्रोडक्शन और कंपनी क्या होती है। एक बेसिक सी चीज़ है, कंपनी होती क्या है वो और उसके फीचर्स से। ठीक है, कंपनी क्या होता है? कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है ये। द थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका थर्ड स्टेज है ये। ठीक है, इट इज़ अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट यानी कि एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स। मतलब बेसिक सी बात क्या है, अगर आप एक अपनी फर्म को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करा लोगे तो आपकी कंपनी आपसे एक अलग पार्टी बन जाएगी। आप रहोगे अलग, जो आप मेंबर्स हो, आप शेयर होल्डर हो, आप लोग अलग रहोगे, बट आपकी जो कंपनी है वो आपसे अलग हो जाएगी। ठीक है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी और उसके पास कई सारी पावर्स आ सकती है। अभी हम उसको आगे सीखते हैं क्या क्या पावर्स आएगी। ठीक है, तो वही इन्होंने बोला है कि लीगल डिस्टिंक्ट एंटिटी बन जाएगा, सेपरेट हो जाएगा अपने मेंबर्स से जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि पहले अगर आपने पार्टनरशिप फर्म खोली तो आप पार्टनर्स हैं, अगर आप सोल प्रोप्राइटर है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपने खोला है तो आप सोल प्रोप्राइटर है उसके। लेकिन अगर आप कंपनीज खोल दोगे तब आप उसके मेंबर्स खिलाओगे। ठीक है, जिसको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो जो भी कैपिटल होती है कंपनी का वो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है साथ में, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं उस कंपनी का। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, शेयर होल्डर। इसको आगे आने वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज होएगा। हु आर द रियल ओनर्स? ठीक है, जो शेयर होल्डर होते हैं वही हमारे रियल ओनर्स होते हैं। मैनेजमेंट इज हैंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये नाम याद रखना, इन्हीं के द्वारा हमारा जो मैनेजमेंट है वो सारा काम होता है। ठीक है, पहली चीज़, मेंबर्स हमारी फर्म को नहीं चलाते, हमारी फर्म में पैसा मेंबर्स लगाते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल, पूरी फर्म को कंट्रोल करके जो चलाता है वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर ही जाहिर सी बात है इनको इलेक्ट करेंगे एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सेलेक्ट करेंगे। ऑल कंपनी अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज के जितने भी अफेयर होंगे वो सारा हमारा गवर्न होएगा कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इससे पहले 1956 का कंपनीज एक्ट था। ठीक है, वो अमेंड होकर उसमें थोड़े से बदलाव लाके एक पूरा नया कंपनीज एक्ट पास करा गया है जो कि 2013 के अंदर आता है। कई सारी नई चीज़ें आई है इसके अंदर, वो हम आगे जाके समझते हैं। एक चीज़ याद रखना, एक 1% कंपनी करके एक कंपनी की टाइप होती है, वो 2013 के अंदर आई है। ठीक है, अब सब जान लेते हैं कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, फीचर्स जैसे कि एक तो पहली चीज़, ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, ये एक अलग बॉडी है, आप एक अलग बॉडी हो। ठीक है, ये पूरी एक बॉडी कहलाई जाएगी, एक पूरी एक अलग इंसान है आपसे। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ के प्रोविजंस के द्वारा इनको फॉर्म किया गया और उनको रजिस्टर करा गया। इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, हम उसको आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे कि कैसे इस कंपनी को रजिस्टर करते हैं। और इसको अगर आपको ब्रीफली समझना है तो आगे आने वाली क्लासेस में आप इसको, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जनरली द कंपनीज लॉ इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक केसेस लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ होते हैं वो हमारे बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही आता है आज के टाइम पे इंडिया में। ठीक है, बट जो कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले जो रजिस्टर्ड हुई है ना कंपनी, वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर हुई है, तो वो भी हमारी एक लीगल कंपनी कहलाएगी। इसके अंदर बस कुछ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को हम नहीं लेते। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो नहीं करती। सेपरेट लीगल एंटिटी, एक पूरा सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके मेंबर्स अलग है। ये जो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये चुन्नू मुन्नू से, मान लो ये शेयर होल्डर आप हो। ठीक है, ये छोटे छोटे से शेयर होल्डर आप हो और ये कंपनी है आपकी। ठीक है, अगर आप इसमें पार्टनर्स की तरह थे तो आप और कंपनी जो है वो पहले एक ही थे। ये आप और कंपनी एक ही चीज़ थे, लेकिन अगर अब आपने अपनी कंपनी को करा लिया रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो अब आप अलग हो गए और कंपनी अलग हो गई। ठीक है,
अब कंपनी अलग होगी, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? एक तो कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। ये मैंने छोटा सा बताया, इसको आगे अभी हमारे पास टॉपिक आएगा, हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पावर्स आ जाती है कंपनी के पास, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अभी हम थर्ड पॉइंट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो हमारे पार्टनर्स होती है, पहले उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो तो आपको पता है, अगर आप पार्टनर हो तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर डिसोल्यूशन होएगा, कुछ पैसों की कमी आएगी, तो आपके पैसे, आपके जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बिकवा के हम उस पैसे को रिकवर करेंगे, अगर फर्म इंस्टॉलमेंट होगी तो। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, ठीक है। आपसे सिर्फ उतना ही पैसा मंगाया जाएगा जितना आपके शेयर होल्डर है, जितना आपका शेयर है फर्म में, ठीक है। अगर आपके पास 10 रुपये का शेयर है तो आपसे 10 रुपये ही मंगाया जाएगा सिर्फ। अगर आपने पूरा पैसा दे रखा है तो एक पैसा नहीं मंगाया जाएगा। अगर कोई अमाउंट अनपेड है तो आपसे सिर्फ उतना ही पैसा मंगाया जाएगा, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी का एक टाइप है, मतलब फॉर्म के टाइप्स में से एक ही है। इसको भी आगे आने वाले समझेंगे, बहुत कुछ है कंपनीज अकाउंट में समझने के लिए, तो बने रहिए। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट, ठीक है। जितना अमाउंट पे नहीं करा, मान लो अगर आपका 10 रुपये का शेयर है और आपने 7 रुपये दे रखे हैं, ठीक है, 7 रुपये दे रखे और आपका 10 रुपये का शेयर है, तो आपसे ये सिर्फ बचे हुए 3 रुपये ही मंगा सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगा सकते ये आपसे, ठीक है। हाँ, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके शेयर फोरफिट कर लेंगे। अभी फोरफिट क्या होता है ये अभी आगे आके हम समझेंगे, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपकी पार्टनरशिप में पार्टनर ख़त्म हो जाते तो आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाती है ना। कंपनीज़ में ऐसा नहीं है। कंपनीज़ में अगर उसके मेंबर्स मर जाएंगे ना, आपकी कंपनी फिर भी चलती रहेगी। अ कंपनी विल कंटिन्यू इवन दो इट्स मेंबर्स आर डेड, ठीक है। इसका एक बहुत फेमस केस था जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक मीटिंग हुई थी शेयर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की, जहाँ पे एक कंपनी की मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे उनकी, जहाँ पे मीटिंग का सेंटर था, वहाँ पे आके एक बॉम्ब गिर गया था, ठीक है। कहा जाता है जब वो बॉम्ब गिरा था तो उसमें कंपनीज के मेंबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मर गए थे, लेकिन कंपनी सर्वाइव कर गई थी उस बॉम्ब ब्लास्ट से, ठीक है। तो इस आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, its existence is unaffected by changes in its membership, ठीक है। इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है अनअफेक्टेड होती है उसके मेंबरशिप के द्वारा, यानी कि किसी की अगर डेथ हो जाए, कोई इंसीन हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए कोई मेंबर, तो इट कैन बी ओनली टर्मिनेटेड थ्रू लॉ, यानी किसी पार्टनर टर्मिनेट हो सकता है लॉ के द्वारा, ठीक है। बाकी कंपनी हमारी चलती रहेगी। चौथा है कॉमन, चौथा था पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा, हाँ पांचवा है कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? एक कंपनी का ना खुद का साइन होता है। वैसे अभी के टाइम पे ये ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है ये, तो मैंने ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, इससे आप देख लेना, बात सुन लो बस मेरी। अभी के टाइम पे ये ऑप्शनल है, ठीक है। कंपनी खुद से साइन नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी का एक स्टैम्प बना देते हैं, ठीक है। अब वो जो स्टैम्प होता है वो इनकी कॉमन सील माना जाता है। इसको एज अ रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी का सिग्नेचर है, ठीक है। ये आपके कंपनी के सिग्नेचर माना जाएगा उस स्टैम्प को। बट अभी के टाइम पे ये हमारा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एक कंपनी सेक्रेटरी है और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो आप उनके साइन करवा लीजिए। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो आप दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन करा लीजिए, वो भी कॉमन सील का ही तरीका माना जाएगा कि ये कंपनी के साइन है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट साइन, वो साइन नहीं कर सकता। अ कॉमन सील एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जो कॉमन सील होती है उस कंपनी के एक ऑफिशियल सिग्नेचर के थ्रू वर्क करती है। डॉक्यूमेंट्स विच इट आर नॉट बाइंडेड, ठीक है। डॉक्यूमेंट उन डॉक्यूमेंट पर साइन करेगी जो कि विदाउट इट आर नॉट बाइंडिंग, यानी कि बिना सिग्नेचर के अगर कोई हमारा डॉक्यूमेंट बाइंडिंग नहीं है फॉर्म के थ्रू, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे अगर साइन करना हो, ठीक है, तो कंपनी के अब खुद तो साइन नहीं कर सकती, तो उसकी जगह पे कॉमन सील का यूज़ करा जाता है। कॉमन सील वहाँ पे लगाई जाती है, माना जाता है कंपनी का सिग्नेचर है क्योंकि कॉमन सील रजिस्टर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हमारे शेयर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? अब देखो, दो टाइप की कंपनी होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है। वैसे 3 टाइप की होती है, एक ओपीसी भी होता है, पर ओपीसी हमारे प्राइवेट कंपनी के अंदर आता है, ठीक है। तो एक पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो पब्लिक कंपनी है ना, उसमें आप फ्रीली अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि स्टॉक मार्केट पे आप लोग करते भी होंगे। अभी तो नहीं करते होंगे, आपके पेरेंट्स करते होंगे क्योंकि अभी आप 18+ के नहीं हुए हो, ठीक है, आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुला होगा। तो आप लोग क्या करते हो, मतलब आप लोग नहीं, आपके पेरेंट्स क्या करते होंगे, वो कंपनी के शेयर खरीदते होंगे
ठीक है, कम प्राइस पे, फिर जैसे वो बढ़ जाता होगा उसको बेच देते होंगे। तो जब जितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने वो शेयर होल्ड करा है ना, तो वो उस कंपनी के एक टाइप के ओनर है, वो शेयर होल्डर है, वो मेंबर है उस कंपनी के, उसके उस कंपनी के ओनर है वो। ठीक है, तो जो पब्लिक कंपनी है उसके तो शेयर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, उसके शेयर नहीं मिलते। ठीक है, तो उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। तो वैसे इसमें लिखा है द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी और कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर्स, दो द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, जो आर्टिकल्स है वो हमको बताएगा कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है। पब्लिक कंपनी का केस इन्होंने बता रखा है, प्राइवेट का भी जान लो, उसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता, और 1% कंपनी में तो होता ही नहीं, क्योंकि एक ही बंदा उसमें ओनर रहता है। चौथा लास्ट आता है इसके अंदर, मे स्यू और बी स्यूड, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। अब एक लीगल पर्सन है, सेपरेट पर्सन है, अब उसके ऊपर भी केस हो सकता है अगर कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, या फिर अगर वो किसी और बंदे के ऊपर केस करना चाहे, किसी और ने उनके साथ धोखाधड़ी फ्रॉड वगैरह कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो उनके ऊपर भी केस कर सकती है। तो इसमें लिखा है एज अ लीगल पर्सन इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड ऑन इट्स ओन नेम। ठीक है, अपने नाम पे केस कर सकती है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरती इन द सेंस, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती। अगर फर्म केस हार भी जाती है तो उनको एक भी पैसा नहीं देना, जो भी पैसा देना है हमारी फर्म को देना है। ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज पे। अभी हमने ये समझा, अब हम जानते हैं कंपनीज किस तरह की होती है। ठीक है, तो बहुत सारी टाइप की कंपनीज होती है। हमारे सिलेबस में कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनीज लिमिटेड बाय मेंबर्स हमको दे रखा है। ठीक है, तो मेंबरशिप के बेसिस पे, यानी कि लिमिटेड बाय मेंबर्स और नंबर ऑफ मेंबर्स, दो टाइप है, ये लिमिटेड बाय शेयर्स ही मान लो इसको। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय मेंबर्स के लिए मेंबर्स कैसे लिमिटेड है? सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, शेयर्स के ऊपर जो लिमिटेड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था ना, कि अगर आपने 10 रुपये मंगा रखे हैं, 10 रुपये का आपका शेयर है, आपने उसमें से 7 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, तो आपकी जो लाइबिलिटी है ना, वो सिर्फ वो जो बचे हुए 3 रुपये ना, वहीं तक ही सीमित है। कंपनी आपसे सिर्फ ये जो बचे हुए 3 रुपये सिर्फ यही मंगा सकती है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मंगा सकती। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब यही है कि जो आपका अनपेड शेयर का अमाउंट है ना, सिर्फ उतना ही पैसा आपसे मंगा सकती है। राइट, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड, यानी कि जितना उसने शेयर का वैल्यू हेल्ड करा सिर्फ वहीं तक है। ठीक है, सिर्फ 10 रुपये, अगर आपने एक भी रुपये नहीं दिया तो 10 रुपये ही मंगा सकती है। इफ़ द शेयर्स आर फुल्ली पेड देयर इज नो फर्दर लाइबिलिटी ऑफ द कंपनीज डेट्स, यानी कि शेयर अगर फुल्ली पेड है तो आपका कोई कंपनी के डेट में लाइबिलिटी नहीं बनती। दिस लाइबिलिटी कैन बी इन्फोर्स ड्यूरिंग द कंपनी एग्जिस्टिंग और वाइंडिंग अप। ठीक है, ये जो लाइबिलिटी, जो अनपेड अमाउंट की लाइबिलिटी है ना, ये सिर्फ आपसे तभी मंगाई जाएगी जब कंपनी तो चल रही है, या फिर जब वाइंड अप हो जाएगी कंपनी, तो उस टाइम पे आपसे ही मंगा सकते हैं। तो उनकी मर्जी है, कभी भी मंगाए वो अनपेड शेयर। फिर आता है नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी गारंटी के थ्रू कैसे लिमिटेड है? अब मान लो किसी मेंबर ने किसी को गारंटी दे दी, कि मतलब फर्म को किसी मेंबर ने कंपनी को, फर्म नहीं कंपनी यूज़ करेगी, कंपनी को एक गारंटी दे दी कि मैं इतने अमाउंट तक की गारंटी देता हूँ कि इतना अमाउंट मैं बियर करूँगा। तो जितने की उसने गारंटी दी है सिर्फ उतने ही अमाउंट तक का वो लायबल है। ठीक है, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इफ द फर्म इज वाउंड अप। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि फर्म जब बंद होगी तो मैं इतना पैसा, मान लो एक बंदा कहता है कि मैं 10,000 रुपये दूंगा जब फर्म बंद होगी, तो कंपनी उससे सिर्फ 10,000 रुपये ही मंगा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकती, और जितना उसका शेयर का वैल्यू अनपेड है सिर्फ उतना। फिर आता है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी होता है कि जिसमें पार्टनर के लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती, ओनली ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही है तो सिर्फ तभी उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे कि देर इज़ नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स कैन बी यूज टू पे ऑफ द कंपनीज डेट इफ द कंपनीज प्रॉपर्टी इज इनसफिशिएंट। ठीक है, सच कंपनीज आर परमिटेड बट नॉट जनरली फाउंड इन इंडिया। ये कंपनी को परमिटेड है लेकिन इंडिया में फाउंड नहीं होती, और ये जनरली हमारा वाइंडिंग अप के टाइम पे ही जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेंबर की, सिर्फ उसी से ही मंगा सकते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पे ही। ठीक है, या फिर फर्म इंसॉल्वेंट होगी, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट चढ़ गया जो कि फर्म पे नहीं कर पा रही। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लिखा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। अब नंबर ऑफ मेंबर्स पे कैसे बेस्ड होती है? तो तीन टाइप की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, 1%। ठीक है, 1% एक टाइप का प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, क्योंकि उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, क्योंकि एक ही मेंबर होता है हमारा। तो जानते हैं इसको धीरे धीरे करके। पब्लिक कंपनी, अ पब्लिक कंपनी that is not a private company, a company that is not a private company and is not a subsidiary of a private company। अब ये सब्सिडरी वाला केस भी सुन लो।
होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है, ठीक है। होल्डिंग वो होता है जो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग है ना, वोटिंग पावर का मोर देन हाफ को इन्फ्लुएंस करे, या फिर उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, जो भी उनको जैसे कैसे एस्टेब्लिश करना है बोर्ड ऑफ मेंबर को, कैसे हमें रखना है अपनी कंपनी में, तो उसको जो इन्फ्लुएंस करता है वो हमारी होल्डिंग कंपनी होती है। बेसिकली एक कंपनी जो 51% या उससे ज़्यादा होल्ड करती है दूसरी कंपनी की शेयर्स को, तो ये कंपनी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, और ये कंपनी कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। दिस कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि ये इसके यहाँ तो दो में से एक केस होना चाहिए, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्शन को मेंटेन कर पाए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्शन में अपना योगदान दे पाए हमारी ये होल्डिंग कंपनी, या फिर 51% ऑफ दी मेंबरशिप से ज़्यादा ये लोग रखे दूसरी कंपनी में, तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है। अब इसके अलावा एक और कंपनी आती है एसोसिएट कंपनी, उसके बारे में भी जान लो, ठीक है। ऑल दो उसमें लिखा नहीं है बट फिर भी जान लो। एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसका 50% से कम हो लेकिन 20% से ज़्यादा हो। मान लो ये हमारी एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग तो नहीं होता इसके अंदर, मान लो ये हमारी एक दूसरी कंपनी है, इसने एक दूसरे फर्म में 20% शेयर होल्ड कर रखे दूसरे फर्म में, तो ये जो कंपनी कहलाएगी ये एक एसोसिएट कंपनी होगी इस कंपनी की, ठीक है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस 20% है। अब इसमें लिमिट क्या होती है, इसमें होती है 20% से लेकर 50% तक की, ठीक है। 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारा 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा सब्सिडरी कंपनी कहलाएगा, होल्डिंग और सब्सिडरी का केस आ जाएगा। और 20% से कम होएगा तो ये नॉर्मल एज अ मेंबर कहलाई जाएगी दूसरी कंपनी, इसमें कोई मतलब एसोसिएट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना। बाकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वाहियात है कि एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो हमारी एक पब्लिक कंपनी है। तो बेसिकली कहना चाहते हैं जिनके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, ठीक है, जिनके मेंबर्स पे 200 तक की लिमिट से ज़्यादा हो, मतलब कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, इसके अंदर ऐसा सच लिमिट नहीं है, बट मिनिमम मेंबर्स 7 हो, ठीक है। अब 200 की रिस्ट्रिक्शन मैंने स्पेसिफिकली बोला, क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू होता है। अब प्राइवेट कंपनी को जानते हैं, प्राइवेट कंपनी विच इज़ बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट द नंबर राइट टू ट्रांसफ़र इस शेयर, यानी कि वो अपनी शेयर को ट्रांसफ़र करने के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे, ठीक है, कि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल ना कर पाए, तो वो तो हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी, जिसके ऊपर मेंबर्स की लिमिट 200 होती है एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ को छोड़ के उसकी जो मेंबर्स की लिमिट होती है वो 200 होती है, ठीक है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2% एज अ मेंबर्स, ठीक है, 2% तो होना चाहिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी में ऐसा कोई लागू नहीं है कि 2 मेंबर होने चाहिए, क्योंकि ऑल्दो 1% कंपनी इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, सो उसमें सिर्फ एक मेंबर होना ज़रूरी है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एक ही है। बट नॉर्मल अगर हम देखें प्राइवेट कंपनी में तो 2 होने चाहिए। अब देखो, अब इसमें लिखा होगा ब्रैकेट में, आपने ध्यान दोगे होगा एक्सक्लूडिंग इट्स मेंबर्स, ठीक है, तो अब ये लिखा क्यों है? अब पता है, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़, अब ये लिखा क्यों है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट आता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, कभी कभार हम उनको काम करने पे शेयर्स दे देते हैं, कंपनी के, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स दे देते हैं कि जाओ हमने तुम्हें 10 शेयर्स दे दिए या हमने तुम्हें 20 शेयर्स दे दिए। तो अगर वो काम कर रहा है, फर्म में एम्प्लॉय है, तब उसको शेयर मिले, तो ये जो शेयर है ना, ये उसके मेंबर्स के द्वारा नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक एम्प्लॉय है, क्योंकि इसको काम करते हुए कंपनी के शेयर मिले, तो ये उसके मेंबर नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना मेंबर्स 200 होने चाहिए, तो उसको कितने भी शेयर मिल जाए ये कंपनी का मेंबर नहीं कहलाया जाएगा। वहीं अगर इसने एम्प्लॉय करते करते, हम जब ये एम्प्लॉय था तभी इसने शेयर खरीद रखे थे, ठीक है, अगर ये रिटायर हो गया तब भी ये नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि जब इसको शेयर्स मिले थे तब ये एक एम्प्लॉय था, ठीक है। तो जब ये रिटायर हो जाएगा तब भी इसको नहीं खिलाया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। बट हाँ, अगर इसने रिटायर होने के बाद ये शेयर बेच दिए, फिर दोबारा किसी और से ये शेयर दोबारा खरीद लिए, तभी कहलाया जाएगा मेंबर है कंपनी का, ठीक है, क्योंकि तब इसने अपने पैसों से परचेज करे, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोलता है 1% कंपनी। अभी मैंने बताया 1% कंपनी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आया, ये हमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 दे रखा है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। डिफाइंड एज अ कंपनी डेट हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ एक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एक होगा इसके अंदर। Rules to stipulate that only a natural person who is an Indian citizen and resident in India can form a OPC, ठीक है। हालांकि अभी इसके अंदर चेंज करके इंडियन सिटीजन के ऊपर ऐसा सच कुछ
हमने बोला नहीं, इंडियन सिटीज़न के ऊपर बोला है, रेजिडेंट के ऊपर उन्होंने नहीं बोला ऐसा, ठीक है। इन्होंने पहले लिखा था कि इसको कम से कम 180 या 120 दिन, 180 डेज़ इसको इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। पहले ये रिस्ट्रिक्शन थी कि इंडिया रेजिडेंट होने के लिए 180 दिन इंडिया में रहना चाहिए, बट अभी के टाइम पे इन्होंने ऐसा रेजिडेंशियल वाला चीज़ हटा दी है, ठीक है। पर हमारी बुक में दे रखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए वो, और इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, तभी वो ओपीसी फॉर्म कर सकता है, और एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरी कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो एक ओपीसी फॉर्म कर ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे आते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब शेयर कैपिटल होता क्या है, सिंपल सा है, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। द कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, यानी जो भी शेयर होल्डर है उन्होंने जो पैसा दिया हम उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। द शेयर कैपिटल आर कंसोलिडेटेड इन अ कॉमन अकाउंट दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इनके लिए एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है जिसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। उसके अंदर सारे जितने भी पार्टनर्स हैं, सॉरी पार्टनर्स नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं हमारे शेयर होल्डर है, उन्होंने जितना पैसा दिया हम उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। अब इसकी भी कुछ कैटेगरीज होती है। अगर अब जब भी हमारा, अब देखो जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना फर्म का, तो उसके अंदर हमें लिमिट बतानी पड़ती है कि हमारे पास कितने शेयर हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। हम कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम बताते हैं कि हम मैक्सिमम इतना शेयर इशू कर सकते हैं, इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे हमें पता चलता है कि लॉन्ग टाइम की पर्सपेक्ट, अगर हम फर्म अपनी कंपनी खोल रहे हैं तो हमें लॉन्ग टाइम तक सोच के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए कैटेगरी पे जाते हैं, तो पहली कैटेगरी ऑथराइज शेयर कैपिटल। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट आ गया, ऑफ अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा रहेगा कि एक मैक्सिमम कितना ये ऑथराइज, कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, ठीक है, शेयर्स इशू कर सकते हैं मार्केट में। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं हम इसको। द कंपनी डजेंट हैव टू इशू द एंटायर अमाउंट एट वंस, ठीक है। कंपनी को सारा अमाउंट एक बार में इशू नहीं करना पड़ता, ठीक है, कुछ कुछ करके वो पार्टली अपना इशू करते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इशूड शेयर कैपिटल। अब जितनी हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल करी, सपोज करो 10 लाख अगर हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल कराई है, इसमें से हमने 5 लाख को इशू कर दिया, तो ये जो 5 लाख हमने पब्लिक को खरीदने के लिए दिया है ना, इसको हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। 10 लाख में से हमने 5 लाख पब्लिक को ऑफर करे कि आओ आप 5 लाख रुपए के शेयर्स हमारे से खरीद लो, ठीक है, तो हम उस 5 लाख को कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल। तो वही लिखा है, द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का मतलब खरीदना, जो पब्लिक खरीदती है, इंक्लूडिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द वेंडर्स एंड सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, ठीक है, जो भी वेंडर्स है। अब पता है वेंडर्स का कॉन्सेप्ट क्या आता है इसके अंदर, जब भी हम शेयर इशू करते हैं ना, अगर हमें कोई सामान खरीदना होता है तो उसके बदले में भी हम शेयर इशू कर सकते हैं एक वेंडर को, वेंडर मतलब जो सामान बेच रहा है, ठीक है। सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम मतलब जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन करा है। द रिमेनिंग इज अनइशूड शेयर कैपिटल, जो बचा हुआ है वो अनइशूड होगा, ऑब्वियस सी बात है, विच कैन बी ऑफर्ड लेटर, जो कि हम बाद में ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को। फिर आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमने 5 लाख इशू करे तो 5 लाख के 5 लाख हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। हमारे पास 5 लाख में से 4 लाख लोग भी खरीद सकते हैं। हमने 5 लाख के इशू करे, लोग 7 लाख की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है, जो 4 लाख है, जो 7 लाख है, या फिर सिर्फ 5 लाख के पूरे 5 लाख भी आ गए ना, तो वो था मैं सब्सक्राइब, कितने हमारे पब्लिक ने खरीद लिए शेयर कैपिटल, कितने हमारे शेयर खरीद लिए पब्लिक ने, तो उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। द पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब करे हैं, जो खरीदे हैं, उसको हम कहते हैं इशू पार्ट, मतलब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन द इशूड कैपिटल, ओवर सब्सक्रिप्शन इज अलॉटेड इक्वल टू द ऑफर, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल को हम नॉर्मल कहते हैं, लेस देन इशूड शेयर कैपिटल यानी कि ये जो 4 लाख वाला केस था इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और ये जो 7 लाख वाला केस था इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, कि हमने जितने मंगाए थे उससे ज़्यादा आ गए, और अगर जितने मंगाए उससे कम आ गए तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, क्वेश्चन करते वक्त आएंगे। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, कितना हमने मंगाया है। अब हमने मान लो ये जो 5 लाख रुपए, 5 लाख शेयर्स हमने जो इशू करे, हमने 10-10 रुपये के करे होंगे, ठीक है, मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, हमने शुरुआत में मंगाए सिर्फ 3 रुपये,
राइट, 3 रुपये मंगाए। तो ये जो 3 रुपये मंगाया है ना हमने, ये हमारा कॉल्ड अप कैपिटल होता है, ठीक है। कॉल्ड अप यानी कि जो पब्लिक से हमने मंगाए हैं, ठीक है, जितने पैसे मंगाए, मतलब 5 लाख के पूरे अगर 10 रुपये के हिसाब से लगाए तो 50 लाख बैठते, बट हमने 50 लाख नहीं मंगाए, हमने 3 रुपये के हिसाब से मंगाए कि आप अभी इन शेयर पे 3 रुपये दे दो, जो कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, राइट। अब आते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता क्या है। द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दैट द कंपनी हैज़ फॉर्मली रिक्वेस्टेड द शेयर होल्डर्स टू पे, इट मे बी एंटायर फेस वैल्यू और ओनली अ पार्ट, ठीक है। यानी कि एक प्रपोर्शन होता है, जैसे मैंने बताया, अगर 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने सिर्फ 3 रुपये मंगाए हैं, तो ये जो 3 रुपये है सिर्फ हम इसी प्रोपोर्शन को कहेंगे, ये हमारा है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब इसमें से भी कुछ लोग नखरे करते हैं, ठीक है, इसमें से भी देखो, इसमें से भी कुछ लोग नखरे करेंगे, कहेंगे भाई हम 3 नहीं देंगे, हम सिर्फ 2 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, हम 1 रुपये बाद में देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 रुपये है ना, ये होता है हमारा पेड अप, कितना पब्लिक ने एक्चुअली पे करा है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल का जो प्रोपोर्शन होता है डेट हैज़ बिन एक्चुअली रिसीव्ड, जो हमें एक्चुअली रिसीव हो गया फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, इट इक्वल्स टू द कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियस। कॉल्स इन एरियस मतलब जितना अमाउंट नहीं दिया, ठीक है। तो ये भी आगे लिखा है, कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। तो कॉल्स इन एरियस होता क्या है। कॉल्स इन एरियस होता है जितना हमने अमाउंट मंगाया उसमें से कितना अमाउंट नहीं दिया, ठीक है। 3 रुपये हमने मंगाए, इसमें से 1 रुपये नहीं दिया, ठीक है, तो 2 रुपये बचे। ये 2 रुपये तो हमारा पेड अप, कितना पब्लिक ने पे करा है, और ये जो 1 रुपये ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स है। अब कुछ भले इंसान भी होंगे, हमने 3 रुपये मंगाए, वो कहते तुम 4 रखो, ठीक है, हमने मंगाए 3 रुपये, वो कहते तुम 4 रुपये रखो मेरी तरफ से, ठीक है, 1 रुपये मेरी तरफ से टिप। वैसे टिप कुछ नहीं होती, ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपये है ना, जो एक्स्ट्रा 1 रुपये, उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। एडवांस में उसने पैसा पे कर दिया, तो ये हमारे उसके बाद में अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, जब हम अलॉटमेंट की कॉल मंगाएंगे, ठीक है, मतलब अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे, तो उसको भी हम आके समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए, ठीक है। सो इसके 1-2 वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसमें लगेंगे 2-3 वीडियो लगेंगे आराम से, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर हम माइनस कर दे कॉल्स इन एरियस, तो हमारे पास पेड अप कैपिटल आता है। बेसिकली पेड अप कैपिटल हमें क्वेश्चन में भी दिया होगा, ठीक है, कि कितना पब्लिक ने पे करा है। अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जितना हमने मंगाया नहीं है। हमने 10 रुपये थे, 3 रुपये मंगा लिए, 7 रुपये तो बचे हुए हमारे पास, वो जो 7 रुपये वो हमारा अनकॉल्ड है, हमने मंगाई ही नहीं। द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप येट, ठीक है। फिर आता है हमारा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द अनपेड अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल दैट अ कंपनी मे रिजर्व टू बी ओनली कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप, ठीक है। जो हमने मंगाए नहीं है, हमने जो 10 रुपये हमने मंगाए थे, उसमें से हमने 7 रुपये कहा कि अभी मत दो, 3 रुपये दे दो मैं, ठीक है। तो जो हम जब हमारे फर्म का वाउंड अप होगा ना, तो उसमें से जो हम प्रोपोर्शन मंगा सकते हैं उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें सारी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम सीखेंगे नेचर, किस किस टाइप के हमारे शेयर्स होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी सीखने की चीज़ें इसके अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है थ्योरी में। सिर्फ थ्योरी में मेरे को लग रहा है 2 से 3 क्लास लग जाएगी, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने हैं, तो बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। तो सब्र रखो, आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, स्टेप बाय सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडीफाई सक्सेस के। और अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप जाओ स्टडीफाई सक्सेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे एक रीज़नेबल प्राइस में आपको स्टडीफाई सक्सेस के कोर्सेज मिल जाएंगे। मेरे साथ मिल जाएगा, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसके लिए भी कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो तो उसके लिए भी आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जाइए स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरे साथ लाइव क्लासेस लीजिए। लाइव क्लासेस के बेनिफिट मैं आपको हर वीडियो के एंड में बताता हूँ, अभी भी बताऊँगा कि आपको मैं उस तरीके से समझा पाऊँगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। अभी आप उस तरीके से समझ रहे हैं जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको नोट्स मिलेंगे, आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, ठीक है। आपका हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे, आपको कुछ ट्रिक्स सिखाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। पढ़ सब लेते हैं, दिमाग में सबके सेम चीज़ आ जाती है, बट एग्ज़ाम में लिखना कैसे है वो चीज़ हम आपको अपने क्लास में समझाएंगे, ठीक है, जिससे आप स्कोर कर पाओ, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो करते ख़त्म, ठीक है। एंड टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।